हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 123 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं अन्य चर्चित खबरें। दोस्तों, यह यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित है और यह जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम से। तो इसमें जो है छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा प्रति मंथ दृष्टि के स्टूडेंट को दिया जाता है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हिंदी माध्यम के जो टॉपर हुए हैं उनका भी कहना है कि यह जो मैगजीन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहा है, क्योंकि वो उन्होंने रेगुलर इसका क्या किए हैं, इसका रेगुलर पाठक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग इस मैगजीन से वंचित है तो आप लोगों के लिए क्या है कि हम इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग भी इसका वीडियो देख करके इसका लाभ उठाए और इसका रेगुलर पाठक बने। तो देखते हैं कि सेना में व्यभिचार के विरुद्ध कार्रवाई। तो क्या है यह? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेना को व्यभिचार के मामलों में दोषी पाए गए सैन्य कर्मियों या अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 यानी आईपीसी धारा जो है 497 को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। ठीक है, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कानून महिलाओं के व्यक्तित्व पर चोट करता है तथा उन्हें पति की संपत्ति के रूप में मानता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 497 व्यभिचार के अपराध को परिभाषित करने के साथ इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2018 का निर्णय सशस्त्र बल अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित नहीं था। ऐसे में सेनाएं व्यभिचार के मामलों में दंड निर्धारण की अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकती है। अगला पॉइंट है कि भारत में 3 सेनाओं से जुड़े मामलों को उनके लिए बने विशेष कानूनों जैसे सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 व नौसेना अधिनियम 1957 के तहत निस्तारित किया जाता है। अगला है कि वर्तमान में सेना द्वारा सैन्य कर्मियों को व्यभिचार के मामले का दोषी पाए जाने पर सेना अधिनियम की धारा 45 और 63 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाता है। ये धाराएं एक अधिकारी के आचरण से संबंधित है, न कि विशेष रूप से व्यभिचार के आरोप से। अगला है कि शिकायत अपील समितियां। ठीक है, तो ये क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों ठीक है का गठन किया है। अगला पॉइंट है कि इन समितियों के पास संबंधित प्लेटफॉर्मों द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन संबंधी निर्णयों की देखरेख और उन्हें रद्द करने का भी अधिकार होगा। अगला पॉइंट है कि इन तीनों समितियों में से प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष तथा 2 पूर्वकालिक सदस्य जो सरकारी संस्थाओं या औद्योगिक क्षेत्रों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगला है कि इनमें पहली समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला है कि दूसरी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रसारण प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी। अगला है कि तीसरी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई के जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा की जाएगी। उसके बाद GACS ठीक है, जो क्या है यह? तो यह 3 शिकायत अपीलीय समिति है, 2 श्रेणियों में शामिल विवादों को निस्तारण करेगी,
जिसमें पहले तरह के अपराधों में देश के कानून और उपभोक्ताओं के अधिकारों जैसे मुक्त भाषण और गोपनीयता के अधिकार सहित के उल्लंघन संबंधी मामले शामिल होंगे तथा दूसरे के तहत संबंधित प्लेटफॉर्म के सामुदायिक दिशा निर्देशों और उपभोक्ताओं के बीच संविदात्मक विवाद से जुड़े मामलों का निस्तारण। ठीक है, उसके बाद अगला है कि जीएससी के द्वारा एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को अपनाया जाएगा जहां पूरी अपील प्रक्रिया इसके दाखिल होने से लेकर अंतिम निर्णय तक ऑनलाइन की जाएगी। अगला है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर जीएससी के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति दी जाएगी। जीएससी को अपील प्राप्त होने के 1 माह के भीतर इसका समाधान करना होगा। अगला है कि ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना, यह क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की गई है। ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्तीय पोषण केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा की जाती है। अगला है कि ई न्यायालय परियोजना की शुरुआत उच्चतम न्यायालय की इस समिति द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक समिति के द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। अगला है कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए न्याय तक पहुंच में सुधार लाना है। अगला पॉइंट है कि सभी हितधारकों तक सूचना की पहुंच में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रियाओं को संचालित करना। अगला है कि न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से बढ़ाने के लिए न्याय वितरण प्रणाली को वहनीय, सुलभ, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देख लिए संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम से। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है वो आर्थिक घटनाक्रम के देख लेंगे जो प्रीलिम्स व्यू से है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।